नमस्कार, मैं साध्वी देवयोगिनी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से और आप सभी देख रहे हैं इंडिया टीवी। आयुर्वेद के शास्त्रों में कहा गया है रसात बलम बलात् स्थैर्यम स्थैर्याद आत्मेंद्रिय बलम सुखम, यानी कि रस से बल प्राप्त होता है। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमारे शरीर में एक रस बनता है, उसी रस से हमारे शरीर को बल प्राप्त होता है। और बलात् स्थैर्यम, उस बल से शरीर में स्थिरता आती है। और स्थैर्यात आत्मेंद्रिय बलम सुखम, यानी कि उस स्थिरता से जो हमें रस से बल मिला और उस बल से जो स्थिरता मिली, उस स्थिरता से आत्मा और इंद्रियों का सुख प्राप्त होता है और वही सुख सच्चा सुख है। शरीर में अनेक तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से कि सबसे मुख्य होते हैं विटामिन डी और विटामिन बी12। आज के इस सत्र में हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे कि ये दोनों क्या हैं, इनकी कमी शरीर में किस तरह पूरी की जा सकती है और कौन कौन से सहयोगी तत्व इनकी कमी को दूर करने में सहायक होते हैं। पहले जानते हैं कि क्या होता है विटामिन डी। विटामिन डी एक वसा में घुलनशील तत्व है, एक विटामिन है। वसा में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल होने के कारण ये क्या करता है, जब हम किसी भी स्रोत से विटामिन डी अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं तो ये कुछ दिनों तक चल जाता है, क्योंकि ये फैट सॉल्यूबल होता है। और वहीं पे अगर देखें विटामिन बी12 तो ये वाटर सॉल्यूबल होता है। वाटर सॉल्यूबल होने के कारण क्या होता है कि हम जो प्रतिदिन विटामिन बी12 किसी भी स्रोत से ग्रहण करते हैं, वो अतिरिक्त मात्रा में जो भी होता है वो प्रतिदिन का प्रतिदिन शरीर से बाहर निकल जाता है। इसलिए हमें विटामिन डी की आवश्यकता लगभग हफ्ते में एक बार और विटामिन बी12 की आवश्यकता प्रतिदिन के आधार पर होती है। विटामिन डी हमारे शरीर की हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और विटामिन बी12 हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। विटामिन डी जहां हमारी हड्डियों को मजबूत बना के रखता है, वहीं विटामिन बी12 हमारे हाथों पैरों की नसों तथा मस्तिष्क के कार्यों में सहयोगी होता है। हम विटामिन डी को सीधा सीधा सूर्य से प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन डी सूर्य से प्राप्त नहीं होता, बल्कि सूर्य की किरणों की उपस्थिति में, उसकी रोशनी की उपस्थिति में हमारा शरीर बनाता है। इसलिए सूर्य की किरणें जब सीधी हमारे शरीर पे पड़ती हैं तो हमारा शरीर विटामिन डी को बनाने की प्रक्रिया करता है। यदि हम किसी भी रूप में कैल्शियम का ग्रहण करते हैं, शरीर में कोई भी सप्लीमेंट या कोई प्राकृतिक रूप से हम कैल्शियम का ग्रहण करते हैं, तो वो शरीर में तब तक अवशोषित नहीं होता, हमारा शरीर उसको तब तक अब्जॉर्ब नहीं कर पाता जब तक हमारे शरीर में विटामिन डी अच्छी मात्रा में नहीं होता, सफिशिएंट मात्रा में नहीं होता। इसलिए जैसे कि आपको बताया, विटामिन डी सूर्य की प्राकृतिक धूप से आपके शरीर में बनता है और विटामिन बी12 आप प्राकृतिक पदार्थों जैसे कि मकई, एलोवेरा, मोरिंगा आदि पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ योगाभ्यास जो कि सीधे सीधे हमें विटामिन डी या फिर बी12 प्रदान नहीं करते, परंतु उन्हें शरीर में अब्जॉर्ब करने में, यानी कि हम जिन स्रोतों से उन्हें ग्रहण करते हैं उन्हें शरीर में पचाने में सहायता करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि खाया हुआ अपना नहीं होता, पचाया हुआ अपना होता है। यानी कि हम कुछ भी खा लें, कई तरह के पोषक पदार्थों का ग्रहण कर लें, पर वो हमारे शरीर को तब तक लाभ नहीं पहुंचाते जब तक पाचन क्रिया अच्छे से ना होकर वो शरीर में अच्छे से अवशोषित ना हो। तो आइए कुछ ऐसे योगाभ्यास जानेंगे जिनके माध्यम से हम अपनी पाचन क्रिया को, यानी कि अपनी गट हेल्थ को अच्छा बनाकर, अपने लीवर को अच्छा बनाकर उन पोषक पदार्थों को अच्छे से अब्जॉर्व कर सकते हैं, ताकि वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करें। तो आइए योगाभ्यास के क्रम में सबसे पहले देखते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हमारे संपूर्ण शरीर को फ्लेक्सिबल तो बनाता ही है, फ्लेक्सिबल बनाने के साथ साथ हमारे यह शरीर में आने वाले प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त पोषक पदार्थों को अब्जॉर्व करने में भी हमारी सहायता करता है, हमारे गट हेल्थ को अच्छा करता है तथा शरीर के प्रत्येक अन्य अंगों को भी स्वस्थ रखता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार नमस्कार स्थिति में सबसे पहले आकर धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को इस प्रकार ऊपर लेके जाएंगे। फिर धीरे धीरे नीचे आते हुए पाद हस्तासन करके हाथों को पैरों की साइड में रख लेंगे और कोशिश करेंगे आपका नाक घुटने से टच हो। तो धीरे धीरे श्वास लेते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और दाहिने पैर पर पूरा बैठ जाएंगे। अगले स्टेप में दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएंगे और पूरे पैर ज़मीन पर टिके रहेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे जाकर हम करेंगे साष्टांग आसन। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन से वापस आते हुए फिर से पर्वतासन। ध्यान रखें आपके पूरे पैर के तलवे ज़मीन पर हों। फिर बाएं पैर को आगे लाते हुए
करेंगे अश्वसंचालन आसन। दूसरे पैर को भी धीरे धीरे आगे लाएंगे और करेंगे पादहस्तासन। धीरे धीरे वापस ऊपर उठते हुए हस्तोत्थानासन। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे नमस्कार आसन। इस प्रकार सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास होते हैं। एक बार तीव्र गति से इसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास, जो कि हमारे शरीर को मजबूत, स्थिर के साथ साथ प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। आइए आगे देखते हैं 1-2 और आसनों के अभ्यास, जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए अच्छे हैं, ताकि हमारे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। हम करेंगे लेटकर भुजंगासन का अभ्यास। आइए बैठकर पेट के बल लेट जाएंगे। इस प्रकार वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों को साइड में रखेंगे और धीरे धीरे पेट के बल लेट जाएंगे। भुजंगासन के 3 भाग होते हैं। भुजंगासन के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम हम दोनों हाथों को पार्श्व भाग में रखेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। ध्यान रखें, पहले भाग में नाभि तक ही ऊपर उठना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे। एक बार और, वापस नीचे। भुजंगासन का अभ्यास करते हुए ये ध्यान रखें कि आपके दोनों पैर या तो समानांतर खुले हुए हों, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल हों, या फिर दोनों आपस में मिले हों। अधिक नहीं खोलना है, अधिक सिर्फ इसके तीसरे अभ्यास में खुलते हैं। बाकी में या तो आपके शोल्डर गैप पे पैर रहेंगे या तो फिर पास में मिले हों। आगे करते हैं भुजंगासन का दूसरा अभ्यास, जिसमें कि आपको कोहनियाँ सीधी करके पूरा उठना है। इसके लिए आप दोनों हथेलियों को सामने ले आएंगे, बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, और श्वास भरते हुए सीधा ऊपर उठें। चेस्ट और शोल्डर को पूरा ओपन करके रखेंगे और गर्दन को जितना पीछे की तरफ कर सकते हो उतना पीछे कर लेंगे। धीरे धीरे वापस नीचे। एक बार और करेंगे। एक बार और। आइए आगे करते हैं भुजंगासन का तीसरा अभ्यास। भुजंगासन के तीसरे अभ्यास के लिए हाथों को फिर से साइड में रख लेंगे, पैरों में हल्का सा गैप करेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। दाहिनी तरफ से पीछे मुड़ते हुए देखेंगे बाएं पैर की एड़ी को। कमर को जितना ट्विस्ट कर सकते हो उतना ट्विस्ट करके रखें। यह आपके कमर दर्द में भी लाभ करता है और साथ साथ, जैसे कि आपको बताया, विटामिन B12 और विटामिन D के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके गट इश्यूज़ को ख़त्म करके गट हेल्थ को अच्छा करता है। वापस धीरे धीरे नीचे, फिर दूसरी तरफ से उठेंगे और पीछे देखेंगे दूसरे पैर की एड़ी को। वापस नीचे। आइए अब अगले आसन का अभ्यास करते हैं, जो कि है धनुरासन। धनुरासन आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को तो अच्छा करता ही है, इसी के साथ साथ ये आपके टोनिंग को भी अच्छा करता है और आपके ब्लड फ्लो को भी अच्छा बनाता है। टोनिंग यानी कि आपके मसल्स को हेल्दी बनाता है और ब्लड फ्लो को यानी कि आपके रक्त परिसंचरण को अच्छा बनाता है। आइए देखते हैं धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार पीछे लेके जाएंगे, दोनों पैरों को टखनों से पकड़ेंगे और टखनों से पकड़कर धीरे धीरे सामने से भी और पीछे से भी उठ जाएंगे। ध्यान रहे कि पंजे तने हुए रहें। वापस नीचे। एक बार फिर से करेंगे। वापस एक बार फिर। धीरे धीरे पैरों को रिलीज करके हाथ साइड में करेंगे। अब धीरे धीरे इससे वापस आते हुए हम करेंगे शीर्षक आसन। किसी भी आसन के बाद यदि थकान हो तो आप शीर्षक आसन में, मकर आसन में या फिर शवासन में विश्राम कर सकते हैं। ये आपके शरीर को विश्राम प्रदान करने के साथ साथ आपके मस्तिष्क का रक्त परिसंचरण भी अच्छा करते हैं।
धीरे धीरे वापस आते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कुछ आसनों का अभ्यास, ताकि हम जो भी अच्छा खाएं वो हमारे शरीर में लगे और हमारे शरीर को पोषण प्रदान करें। आइए अगले क्रम में जानते हैं हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास। आसनों की ही तरह हम प्राणायाम के अभ्यास से भी अपने शरीर के प्रत्येक अंग को सक्रिय किस प्रकार बनाएं ये जानेंगे, ताकि हम जो भी पोषक तत्वों का ग्रहण करें वो हमारे शरीर में अवशोषित हो पाए, यानी कि हमारा शरीर उन्हें अब्जॉर्ब कर पाए, हमारे शरीर का प्रत्येक अंग सक्रिय रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि विटामिन डी और B12 की कमी से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, हमारे दैनिक जीवन में समस्या आने लगती हैं, जैसे कि हड्डियों की कमज़ोरी, हड्डियों में दर्द, हाथों पैरों में सुन्नपन, उनमें सनसनी होना, या फिर मस्तिष्क का सही समय पे कार्य न कर पाना इत्यादि अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं जो विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी से ग्रसित लोगों में पाई जाती हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को सक्रिय तथा सुचारू रूप से चला सकें। सबसे पहले करेंगे हम कपालभाति का अभ्यास। आप सभी जानते ही हैं कि कपालभाति का अभ्यास हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार करें कपालभाति का अभ्यास, ताकि आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा रख सकें। कपालभाति के अभ्यास के लिए आप लगाएंगे हाथों से ज्ञान मुद्रा। इस प्रकार अंगुली और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाकर दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अंदर लेने पे ध्यान नहीं होना चाहिए, वो सहजता से जितनी आए उतनी आने दें, बाकी बाहर की तरफ स्ट्रोक लगाएं। इस प्रकार कपालभाति का अभ्यास आप 5-10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। कपालभाति विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन के लिए तो बहुत अच्छा है ही, इसी के साथ साथ यह हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। आप जानते हैं कि शरीर में मुख्यतः इन्हीं 3 तत्वों की कमी पाई जाती है, विटामिन B12, विटामिन डी और हीमोग्लोबिन, और इसी से व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त रहता है। उसे कोई बहुत विशेष अन्य रोग नहीं रहता, पर उसे थकावट, बेवजह उसे कमर में दर्द, बिना काम किए भी शरीर में थकावट या फिर सुस्ती आना, नींद में गड़बड़ी आदि समस्याएं होती रहती हैं। आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। जैसे कि आपको अभी बताया कि विटामिन B12 की कमी होने से हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है, उसे पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती कि वो अच्छे से कार्य कर पाए, और हमारे सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है, हमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा होने लगता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से निजात पाने के लिए और तनाव मुक्त रहने के लिए आइए हम देखते हैं किस प्रकार करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार सामने रखकर वायु मुद्रा का अभ्यास कर लें। अंगुली को अंदर बंद करते हुए अंगूठे से उसको बाहर से ढक दें। दोनों हाथों को इस प्रकार घुटनों पर रखें। दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें। डीप ब्रीदिंग के बाद अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर दें। इस प्रकार दोनों तरफ से अभ्यास करने पे अनुलोम विलोम का एक चक्र पूरा होता है। आप इसी को लगातार करते करते आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम स्वस्थ व्यक्ति को 15 मिनट तक तथा किसी भी प्रकार से रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा या फिर 1 घंटा या फिर सुबह शाम दोनों समय 1-1 घंटा करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। आइए इसी क्रम में हम देखते हैं एक और प्राणायाम जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, परंतु वो शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाकर हमारे शरीर की जठराग्नि को और अच्छा करता है और भोजन से प्राप्त पोषक पदार्थों को और अच्छे से अब्जॉर्ब करने में सहायता करता है। इस प्राणायाम का नाम है सूर्यभेदी प्राणायाम। इसकी विधि कुछ अनुलोम विलोम प्राणायाम से मिलती है, पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं मुख्य, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और स्वर होते हैं 2, चंद्र और सूर्य। हमारी बाईं नासिका में चंद्र स्वर होता है और दाहिनी नासिका में सूर्य स्वर होता है। इसीलिए भोजन के बाद बाईं करवट सोने को कहा जाता है। जब हम बाईं करवट सोते हैं यानी कि इस प्रकार करवट लेकर सोते हैं तो हमारा दाहिना स्वर यानी कि सूर्य स्वर ऊपर की ओर आता है। सूर्य स्वर
प्रधानता से चलता है, जिससे कि हमारे शरीर में उष्णता बढ़ती है। उष्णता बढ़ने के कारण हमारी जठराग्नि तेज़ होती है और हमारे भोजन का पाचन अच्छे से होता है। इसलिए अब हम करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम, जो कि हमारी जठराग्नि को, हमारे शरीर में उष्णता को, हमारी सूर्य तत्वों को बढ़ाए और हमारे पोषक पदार्थों को पचाने में मदद करे और शरीर में अच्छे से अवशोषण कराए। आइए जानते हैं किस प्रकार करते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम के लिए एक हाथ को आप उसी प्रकार वायु मुद्रा में घुटने पर रख लें, दूसरे हाथ से भी वायु मुद्रा बनाएं और सबसे पहले आप श्वास लेंगे सूर्य स्वर से, यानी कि राइट नोस्ट्रिल से। राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर कर देंगे। क्योंकि ये सूर्यभेदी प्राणायाम है, इसलिए आप क्या करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरह दोनों तरफ से श्वास लेना और छोड़ना नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ सूर्य स्वर से श्वास लेना है और चंद्र स्वर से श्वास छोड़ना है। ध्यान रखें कि यदि किसी को हाई बीपी या फिर शरीर में पित्त आदि की समस्या पहले से हो तो वो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। सूर्यभेदी प्राणायाम का आगे अभ्यास देखते हैं। एक बार राइट नोस्ट्रिल से श्वास लिया, यानी कि सूर्य स्वर से, चंद्र स्वर से बाहर, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से। फिर से हम सूर्य स्वर से श्वास अंदर लेंगे, चंद्र स्वर से श्वास बाहर, सूर्य स्वर से इनहेल, चंद्र स्वर से एक्सहेल। तो इस प्राणायाम का अभ्यास भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ कर सकते हैं, परंतु इसके साथ साथ जो सावधानियां बताई, जैसे कि चक्कर आना, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी और पित्त की समस्या, यदि कोई भी व्यक्ति इन समस्याओं से ग्रस्त है तो वो सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास न करें, वे अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुछ प्राणायामों के माध्यम से हम किस प्रकार विटामिन के अब्जॉर्प्शन को और बेहतर बना सकते हैं। आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं हम कुछ एक्यूप्रेशर, जो कि आसन और प्राणायाम की तरह ही हमारे विटामिन के अब्जॉर्प्शंस के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होते हैं। एक्यूप्रेशर के अभ्यास के लिए आप इस प्रकार दोनों हाथों को सामने कर लें। विटामिन डी और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हम जानेंगे पहला स्प्लीन, दूसरा स्टमक और तीसरा इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन, इन तीनों के एक्यूप्रेशर पॉइंट। सबसे पहले हम जानते हैं स्टमक का एक्यूप्रेशर पॉइंट। आप अपने बाएं हाथ को इस प्रकार सामने रखें और अपनी पहली अंगुली के नीचे इस प्रकार थोड़ा सा नीचे यहाँ पर इस पॉइंट को दबाएंगे तो ये होता है आपके स्टमक का एक्यूप्रेशर पॉइंट। इस प्रकार इसे सर्कुलर मोड में प्रेशर दें। ये आपकी आमाशय की प्रक्रियाओं को और स्फूर्ति से और अच्छे से करेगा, सुचारू रूप से उसे कार्य करने के लिए तैयार करेगा। इसी प्रकार दूसरे हाथ में भी यहाँ पर पहली अंगुली के थोड़ा सा नीचे, ये उभरे हुए भाग के हल्का सा नीचे, यहाँ पर इस प्रकार, ये आपके स्टमक के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसे दबाकर अपने पेट को आप स्वस्थ रख सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं स्प्लीन का एक्यूप्रेशर पॉइंट। आप अपने हाथ के कोने वाला भाग, जो ये वाली लाइन होती है, इसमें यहाँ पर बीच में अगर दबाते हैं तो ये होता है आपकी स्प्लीन का, यानी कि प्लीहा का एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो प्लीहा का हमारे शरीर में क्या काम होता है? प्लीहा यानी कि स्प्लीन, वो हमारे आरबीसी में जो मृत आरबीसी होते हैं, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में जो मृत हो जाती हैं, उन्हें ब्लड से प्योरीफाई करने का काम करते हैं। हमारे शरीर के ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। तो आपके ब्लड से जितने एक्स्ट्रा मैटर बाहर निकलेंगे, आपका रक्त उतना ही शुद्ध रहेगा। इसलिए अपनी स्प्लीन को भी स्वस्थ रखने के लिए इस प्रकार स्प्लीन का एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेशर दें। इसी प्रकार दूसरे हाथ में भी यहीं पर ये स्प्लीन का पॉइंट होता है। इसके बाद देखते हैं हम अपनी आंतों के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट। आंतों के लिए ये जो उसके ही नीचे वाला हिस्सा, स्प्लीन के नीचे वाला हिस्सा दोनों हाथों में, यहाँ पर हमारी छोटी बड़ी दोनों आंतों का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। तो हम इसे दबाकर अपनी आंतों को स्वस्थ बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे आमाशय में भोजन का डाइजेशन शुरू होता है और आंतों में आकर उसका अब्जॉर्प्शन शुरू होता है। वो अलग अलग भागों में विभक्त होकर, पार्ट्स में डिवाइड होकर उसका अब्जॉर्प्शन शुरू होता है। तो हम क्या करेंगे, अपनी आंतों के एक्यूप्रेशर पॉइंट देकर अपनी आंतों को स्वस्थ रखेंगे और अब्जॉर्प्शंस को सक्रिय करने में सहायता करेंगे। इस प्रकार देखिए, हमने 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कि आपको बताया। स्टमक, यहाँ पर पहली उंगली के नीचे, यहाँ पर उभरे हुए भाग के नीचे स्टमक, यहाँ पर हाथ के कोने पे थोड़ा सा बीच में ये है स्प्लीन का एक्यूप्रेशर पॉइंट और इससे भी नीचे ये है
लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों के एक्यूप्रेशर पॉइंट। इस प्रकार हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आइए अब अगले चरण में हम देखते हैं कि खान पान में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करके हम अपने शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हैं तथा यदि हमारे शरीर में पूरा है तो उन्हें लगातार पूरा बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का आप सब जानते हैं कि सूर्य भगवान जो कि सुबह सुबह उदय होते हैं, भारत में लगभग 80% से भी ज़्यादा लोग विटामिन डी की कमी से ग्रसित हैं। क्यों? क्योंकि वो सूर्य देव के भारत में सबसे ज़्यादा होते हुए भी सूर्य देव की रोशनी में बैठते नहीं हैं। तो जो सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन डी का वह है सूर्य भगवान। तो प्रतिदिन 45 मिनट से 1 घंटे तक सूर्य की धूप में बैठें, अवश्य बैठें। यदि आप चाहें तो शरीर में तिल के तेल की या फिर सरसों के तेल की मालिश करके सूर्य की धूप में लेट सकते हैं, सूर्य स्नान ले सकते हैं। इसके अलावा मशरूम और दूध, दही, पनीर आदि इसके सहयोगी तत्व होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सीधा सीधा इनसे विटामिन डी मिलता है, परंतु ये इसके सहयोगी तत्व हैं। यदि आपके शरीर में विटामिन डी सूर्य से आने वाली किरणों से एब्जॉर्ब हो रहा है तो ही आपको दूध, दही, पनीर और मशरूम आदि जैसी चीज़ें लाभ करेंगी। आइए आगे देखते हैं हम विटामिन B12 किन किन चीज़ों से हमें प्राप्त होता है और वो भी प्राकृतिक रूप से। जैसे कि अधिकतर लोग विटामिन B12 के स्रोतों के लिए मांसाहारी स्रोतों की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं, परंतु आज आप जानेंगे कि किस प्रकार हम शाकाहारी स्रोतों से भी विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए मकई, मोरिंगा, एलोवेरा आदि जैसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। आप जो प्राकृतिक रूप से आपको प्राप्त होता है चना, मूंग, उसके अंकुरित करके आप ले सकते हैं, उससे भी विटामिन B12 की कमी पूरी होती है। आप दही, छाछ और अलसी के बीज, आप किसी भी प्रकार के नट्स या सीड्स का यूज़ करते हैं, उनमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है, तो आप इनको भी ले सकते हैं ताकि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी ना हो और विटामिन डी और B12 से होने वाले रोगों से आप परेशान ना हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ों को हम लें ताकि इन पोषक तत्वों की कमी हमारे शरीर में ना हो। अब आगे जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे शरीर में अच्छे पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब होने से रोकती हैं। उन चीज़ों के बारे में जानते हैं ताकि आप उन चीज़ों के सेवन से रुकें और अपने शरीर की हानि होने से बचाएं। अधिक चाय कॉफ़ी का सेवन करना आपके शरीर में B12 और विटामिन डी दोनों के एब्जॉर्प्शंस को रोकता है, उसके प्रोसेस को स्लो करता है। आप जानते हैं कि उससे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बुरा असर पड़ता है। इसी के साथ साथ फ्रिज का ठंडा खाना ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करता है और वो भोजन का पाचन अच्छे से हो भी नहीं पाता। आप अगर मांस आदि का सेवन करते हैं या फिर मदिरा आदि का सेवन करते हैं तो इन सब चीज़ों का सेवन भी छोड़ दें, क्योंकि ये चीज़ें भी हमारे विटामिन्स को एब्जॉर्प्शन में बाधा डालती हैं, उनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होने नहीं देती हैं और अपने शरीर में जो प्राकृतिक रूप से कुछ क्रियाएं होती हैं यानी कि कुछ एब्जॉर्प्शन की या डाइजेशन की, उनके काम में भी बाधा डालती हैं, यानी कि वो काम अच्छे से नहीं हो पाते। आजकल के समय में व्यक्ति प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त पोषक तत्वों की बजाय आर्टिफिशियल और सिंथेटिक जो सप्लीमेंट्स हैं उन पर अधिक निर्भर हो गया है, पर वो व्यक्ति जानते नहीं कि इन सप्लीमेंट्स को लेने से क्या होता है। जब हम मेडिकल रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें तो हमारे विटामिन डी, B12, हीमोग्लोबिन आदि सब अच्छे आ जाते हैं, पर वो शरीर में आपके एब्जॉर्ब हुए नहीं होते, आपके शरीर को प्राप्त नहीं हुए होते। आप देखेंगे कि उनसे होने वाले लाभ अल्पकाल तक रहते हैं, यानी कि बहुत कम ही समय के लिए रहते हैं और आपके शरीर में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा कर देते हैं, जिससे कि आपको अनेक अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार हमने आज के सत्र में जाना कि किस प्रकार विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी से अपने शरीर को बचाएं, अपने शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त और चुस्त बनाए रखें। तो इसी प्रकार एक और नए विषय को लेकर मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी। नमस्कार।